जीओसी क्वेश्चन कराऊंगी। चलो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, मैं फटाफट से क्लास स्टार्ट करती हूँ आपकी। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो आप टेस्ट दोगे नीट के लेवल का होगा या सीबीएसई के लेवल का? नीट लेवल का बेटा, नीट लेवल का है, मैंने बताया तो था अभी। 45 Okay. क्वेश्चंस, तो हम तो सारे टेस्ट तुम्हारे नीट लेवल के ले रहे हैं। अगर सीबीएसई लेवल का होता तो तुम टॉप ही कर जाते। सीबीएसई का तो बहुत इजी आता है पेपर। ये नीट लेवल का, हम तो नीट लेवल का ही पढ़ाते हैं ना। सीबीएसई कहाँ पढ़ाती है अवंती? अवंती में सीबीएसई की क्लासेस नहीं चलती। Okay, अवंती मैम। में जेई मेंस और नीट ही चलता है। हम नीट ही तो पढ़ रहे हैं। तो नीट का ही टेस्ट आएगा। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 45 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स में, एंड 90 क्वेश्चन बायो में। और 3 घंटे का टाइम है आपके पास। मैम स्टार्ट कर दी। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। देखो मैं सारे क्वेश्चन तो पेन टैब से नहीं लिख पाई, क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटा तो मुझे तुम्हारे क्वेश्चन डिजाइन करने में लग गया। क्वेश्चन जो सोचने भी पड़ते हैं ना, कि बच्चों को क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना पड़ता है, फिर ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे पेन टैब से। बाकी जो नहीं लिखे हैं वो मैं साथ साथ लिखूंगी। और एक और बात, अगर आज आप में से कोई भी बच्चा फ्री है तो मेरी एक क्लास होगी 5 से 6, ठीक है। उसमें भी मैं रिवीजन कराऊंगी, नए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगी जीओसी के, क्योंकि वो 2 मेरे पीछे चल रहे हैं। तो मैं उनको चारों को आपके बराबर लेके आऊंगी। कल से मैं हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगी, तीनों बैच, चारों बैचेस में। कल मेरे चारों बैच आ जाएंगे। तो जो भी बच्चा यहाँ से अगर फ्री है तो वो 5 से 6 वाली क्लास में भी आ सकता है दोबारा से रिवीजन करने के लिए। वहां पे कुछ और नए क्वेश्चंस कराऊंगी, सब्जेक्टिव टाइप, आइसोमेरिक्स वगैरह वगैरह के। और फिर मैम उसका लिंक कैसे मिलेगा हमें? लिंक कैसे मिलेगा आपको? तो लिंक तो तुम्हारे ग्रुप्स में ही है। अच्छा एक काम करना, जिन बच्चों को क्लास करनी है वो बच्चे मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मतलब आज मेरा मैम जो अगर बैच है, हमारी आज फिजिक्स की नहीं होगी तो ज्वाइन कर लेंगे मैम, क्योंकि हाँ फिजिक्स मेरा का देखो आज कौन सा डॉक्टर। बैच है। आज मेरा है बैच नंबर 40 और बैच नंबर 26। 26 ग्रुप में और 40 ग्रुप में लिंक आता है क्लास का। तो अगर मैं एक 9:30 बजे क्लास लूंगी, उसमें भी रिवीजन कराऊंगी और 5 बजे भी रिवीजन कराऊंगी। तो आपके पास 2 चॉइस हैं, इन दोनों में से भी आप कोई भी क्लास ज्वाइन करके आ सकते हैं। आज मैं रिवीजन ही कराऊंगी। तो मैम हमारे आप ग्रुप उसमें में 9:30 वाले में और 5 वाले में दोनों में नए नए क्वेश्चन कराओगे? नहीं मतलब हाँ, दोनों में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगी। नहीं दोनों में नए नए नहीं, दोनों में सेम क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन अच्छा। दोनों में रिवीजन होगा। तो आपके पास ओके। चॉइस है, कुछ बच्चे 5 से 6 में आ सकते हैं, कुछ बच्चे नाइट में आ सकते हैं। लेकिन आज प्रैक्टिस ही कराऊंगी, नया चैप्टर कल से ही शुरू कराऊंगी चारों बैचेस के अंदर, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। तो चलो देखो, अभी ये पहला क्वेश्चन है आपका। कल मैंने पढ़ाया था आपको हाइपर कंजुकेशन, ठीक है। और कुछ बैच में बच्चों को पहले पढ़ा चुकी हूँ कि टाइप, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में, शो नहीं हो AIPMT में। रही। AIPMT में आया है। हो रहा मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस स्क्रीन मैम। अच्छा स्क्रीन शो होगी कैसे? परवीन मैम ने स्क्रीन शेयर ही नहीं की आपके साथ आज। मैं आपको समझाने के चक्कर में लग गई, मोटिवेट करने के चक्कर में लग गई, तो मैं स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। अभी हो रहा है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। जब मैम स्क्रीन शेयर करेंगी नहीं तो आपको कहाँ से दिखेगा? प्रिंस, ये देव, तुम एक काम करो, इस अभी के बच्चों की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो। और ऐसे लेना, उस दिन आयुष ने लिया था, सही नहीं लिया था, जो पूरा सारे बच्चों के नाम आ जाए। देव आता है लेना? यस मैम। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 31 बच्चे हैं हमारी क्लास में, जिसमें से 2 तो अवंती की आईडी हैं, वो मैं कंसीडर कर लूंगी। और एक लास्ट में ले लेना स्क्रीनशॉट कि कितने बच्चे क्लास में थे। अभी एक लेके मेरे को व्हाट्सअप कर दो। तो बच्चा पार्टी, देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, थ्योरी के साथ साथ पढ़ाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस में होता है? ये होता है हमारा हाइपर कंजुकेशन में। कॉन्जुगेशन, आज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं ही बताऊंगी, मैं ही समझाऊंगी, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो हाइपर कंजुगेशन की सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है AIPPMT 2002 में, कि एक तो हाइपर कंजुकेशन में डीलोकलाइजेशन किसका होता है बच्चा पार्टी? सिग्मा बॉन्ड का होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि हाइपर कंजुकेशन वहां पे पॉसिबल है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर है। Yes. और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। ठीक है, नीचे लिख दिया है मैंने हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हैं। अब देखो उसने क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा सा पूछा है, ठीक है, कि द टाइप ऑफ डीलोकेलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड। ठीक है, क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दो तरह का होता है, अगर प्लस आई पढ़ रहे हैं हम, तो प्लस आई हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुल करता है, पुशिंग करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और अगर माइनस आई होता है तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा नहीं इसका ऑप्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैंने कल पढ़ाया था, ये आपका परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। और दूसरी बात, यहाँ वो सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है क्वेश्चन में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसके लिए पॉसिबल था, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल था, तो ये भी नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन किसका करता है, डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी है। ठीक है, आज मैं सारी थ्योरी पूरा रिवाइज करा के आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। पहला क्वेश्चन सबको समझ आया, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। क्लियर है सबको फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. गुड। और एक बार रिप्लाई करते रहे प्लीज, टाइम टू टाइम सारे बच्चे। थंब दिखाओ, यस करो, जो मन में आए वो करो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2011, 2002, 1999 में आ चुका है नीट के अंदर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाई हूँ आज ज्यादा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली लिख के ही पढ़ाऊंगी। दी लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। अब आप एक बात बताओ, फ्री रेडिकल कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल होमोलाइटिक फिशन के अंदर भी होता है ना। और दूसरी बात आपको बताई थी कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएं। जैसे मान लो CH3 और CH3 ने बॉन्ड बनाया मिलके, ठीक है, और दोनों की लड़ाई हो जाती है, और CH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, और ये CH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैम ने आपको बताया था स्टेबिलिटी। ठीक है, और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल। ठीक है, और यही स्टेबिलिटी किसकी होती है, कार्बोकैटाइन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लीस्ट पूछा है, यानी कि कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये रेडिकल लगा हुआ है, फ्री रेडिकल। जब भी ये इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन के ऊपर लगाया, आप समझ जाना वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो ये देखो यहाँ लगा हुआ है, या कहीं पे HMU लिखा है, या कहीं पे परऑक्साइड लिखा है। ठीक है, और परऑक्साइड मैंने पढ़ाया था, सिंगल टू सिंगल बॉन्ड जो कनेक्टेड होते हैं वो परऑक्साइड देते हैं। ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होती हैं। तो अब बचा पार्टी लीस्ट पूछा है। लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या है, जो सबसे कम स्टेबल है, ए। तो बिल्कुल सही बात, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं कार्बन को। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला हो इसको। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर इससे भी ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि यहाँ 2R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, एक R ये रहा और एक R ये रहा, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, एक R ये, एक R ये, एक R ये। तो देखो क्वेश्चन अब आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है आपके पेपर में। मैंने आपको कराया दी लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, तो ए ऑप्शन हो गया। अगर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल पूछा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाता, डी। है ना, समझ आ रहा है ना। Yes, ma'am. तो देखो परवीन मैम अगर आपको सीधा क्वेश्चन करा रही हैं तो हो सकता है पेपर में उल्टा आ जाए। तो आपको लीस्ट भी पता होना चाहिए या हाईएस्ट भी पता होना चाहिए। सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. कोकोनट। हाँ बोलो। मैम जिसपे जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। हम्म। ओके मैम। और फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बताइए। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, थोड़ा तो दिमाग लगाइए अपना,
कि मोस्ट स्टेबल मैम, D। कार्बोकेटाइन पूछा है इसने यहाँ पे। और ये क्वेश्चन नीट में 2013, मैम 2016, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा है मैम, उससे मैम देखना है मैम, कौन सी डिग्री पे जुड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कार्बोकेटाइन के लिए क्या 3 बताया था? डिग्री 2 डिग्री 1 हाँ, डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री स्टेबिलिटी का फैक्टर बताया है ना कि मैम 3 डी डिग्री होगा इसका, 2 डी डिग्री। होगा। मैम One- डी होगा। बिल्कुल डी डी आंसर होगा। इसका करेक्ट, राइट। क्योंकि देखो ये क्या है बच्चा पार्टी, अब इसको बना के देखा करो, हर तरीके से क्वेश्चन का एंगल सोचो। ये है आपका बेंजीन रिंग, आप लोग जानते ही हो, C6H5। इसके ऊपर कार्बन लगा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके नीचे जो कार्बन है वो कार्बन आपका कितने डिग्री है? 1 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी, सॉरी ये दूसरा ऑप्शन में तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये भी आपका क्या है? 1 डिग्री है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इस कार्बन में भी आपका C6H5 यहाँ लगा है, उसके बाद CH2 और CH2 पॉजिटिव, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा है। तो इसका मतलब इसकी कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी, ये कुछ इस तरीके से लगा होगा, CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। तो ये कार्बन कितने डिग्री हो गया? 1 डिग्री, है ना। यस। लेकिन Yes. अब ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा है, यानी कि एक एरोमेटिक रिंग इस तरफ लगी है। तो देखो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भी आपको आने चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तो भी आप क्वेश्चन करने में अटक सकते हो। एक बेंजीन रिंग यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ बीच में CH पॉजिटिव लगा हुआ है। एक बेंजीन रिंग यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है ये, और ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये अभी बीच वाला कार्बन अगर देखें तो कितने डिग्री है? 2 डिग्री 2 डिग्री 2 कार्बन है। डिग्री। तो यानी कि अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो स्टेबल है सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन, वो कौन सा है? डी ऑप्शन स्टेबल है। और ये क्वेश्चन सारे लिख रहे हो आप लोग एक जगह, एक कॉपी पे बना के? मैम लिख रहे हैं। यस मैम लिख रहे हैं। कोकोनट वाटर पसंद है आप लोगों को? पीते हो? यस यस मैम। बहुत अच्छा लगता है कोकोनट वाटर। क्या कह रहे हो? हम कह रहे कोकोनट मैम, वाटर काफी अच्छा लगता है। मैं तो सर्दियों में भी पी लेती हूँ कभी कभी मंगा के। मैम, चलिए मैम अब इसमें स्टेबल जो है मैम हाँ, CH3 और CH2 वाला होगा। कौन सा बेटा, क्या कह रहे हो? मैम जैसे आपने इसमें मोस्ट स्टेबल पूछा, मैम हाँ, क्वेश्चन में अगर लीस्ट स्टेबल पूछेगा तो मैम CH3 CH2 वाला होगा। लीस्ट स्टेबल, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को वो बदलेगा फिर। अगर लीस्ट स्टेबल अभी के लिए देखें तो ये सारे ही लीस्ट स्टेबल हैं, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है ना। यस मैम। अब अगर वो लीस्ट स्टेबल पूछेगा तो थोड़ा चेंज करेगा इनमें, ठीक है। किसी को बताएगा 1 डिग्री और फिर किसी को 2 डिग्री बनाएगा, किसी को 3 डिग्री बनाएगा और किसी को क्वार्टरनरी बनाएगा, ऐसे करेगा वो, तो चेंज करेगा। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम देखें लीस्ट स्टेबल, तो A B C 3 ऑप्शन होने चाहिए, तीनों ही 1 डिग्री है, तीनों ही लीस्ट स्टेबल है। यस मैम। अगर इसमें हम चेंज कर देते, मान लो मैं ये लगा देती कि H है, ठीक है, तो फिर सबसे कम स्टेबल ये होता। क्योंकि याद करो मैंने जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर कराया था, ठीक है, तो हाँ तुमने मैम एचाइन का भी कराया था, ठीक है। या फिर खाली CH3 पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो वो लीस्ट स्टेबल देगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी CH3 पॉजिटिव ही देता है खाली, तो फिर ये CH3 पॉजिटिव होगा लीस्ट स्टेबल। ओके, समझ में आया? यस मैम। गुड, वेरी गुड। अभी देखो मैं कुछ आपका और भी प्लान कर रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिला, वैसे टाइम मिलेगा नहीं, अगर मिला तो मैं सोच रही हूँ कि आपकी एक थर्सडे में भी एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाए, ठीक है। मैम थर्सडे में बायो की होगी। अच्छा, थर्सडे में बायो की होगी? हाँ मैम। यस मैम। आप लोग भी बहुत ही बिजी चल रहे हो, हैं? फुर्सत यस नहीं है? चलो बायो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे टीचर्स बराबर हैं और सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखो, कल परवीन मैम ने रेजोनेंस पढ़ाया था आपको, तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या थी? एक तो रेजोनेंस की कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी बात आपका फिर से डी लोकलाइजेशन, ठीक है, किसका होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने ऑर्डर कराया था आपको, ठीक है, एक तो प्लस आर का ऑर्डर कराया था और एक माइनस आर का ऑर्डर कराया था। और प्लस आर में ये बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिंग की तरफ करें।
इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, रिंग को दिया जाता है, और -r में मैंने ये कराया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिंग से बाहर जाता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सर्ट +r इफेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो +r इफेक्ट को शो करेगा? मैम OH। मैम डी। फिर भी तुम्हारे और क्वेश्चन OH। बिल्कुल आंसर, OH होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। मैम क्योंकि कार्बन लगे तो वो रिंग इसके को पास देंगे। लॉन पेयर स्पीसीज हैं, ठीक है, और फिनॉल फिनॉक्साइड बनाता है, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर लगा होगा OH ग्रुप के ऊपर। ओब्वियसली बात है, एरोमेटिक में ही मिलता है +r इफेक्ट, एलिफेटिक में भी मिलता है, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में भी होता है, ये दोनों में मिलता है। तो ये OHR यहाँ पे लगा है, तो इसके पास लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो +r इफेक्ट किसमें होगा, इसमें होगा। अब ये क्या है, आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन जिस ग्रुप में कार्बन के साथ ऑक्सीजन होता है ना, हमेशा ध्यान रखना उनको कार्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल। तो देगा -r, ये वाला भी क्या देगा, -r देगा, ठीक है। और CH3 क्या देता है, +i देता है, याद है तुम्हें? CH3 Yes, कौन सा ma'am. इफेक्ट देता है, +i इफेक्ट देता है, यानी देता है। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये दोनों -i देते हैं, तो यही होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो अब देखो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। अगर मान लो वो ये दे दे तुम्हें और फिर ऑप्शन चेंज कर दे, तो -r पूछ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ CH3 दे दे तुम्हें और बाकी के ऑप्शन यही वाले दे दे सेम ऑप्शन, तो मान लो अगर वो यहाँ पूछे कि -i किस में लग रहा है, +i किस में लग रहा है, तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऑर्गेनिक में ना एक क्वेश्चन से ही आप 4-5 क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने चारों चीजें बता दी तुम्हें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. जिनको मैंने ये पढ़ाया था रेजोनेंस वगैरह में, क्वेश्चन तो करा नहीं पाई थी उनको, लेकिन जो शीट में क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन किए आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. की। गुड, वो करने हैं सारे क्वेश्चंस आपको। देव तुमने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा अटेंडेंस का? देव क्लास में है या गायब? देव तो क्लास, हाँ बोलो बेटा रुचि। नहीं है मैम। देव, मैम देव क्लास में नहीं है। अमन तुम ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, और ओके मैम। एक लास्ट में ही ले लेना बेटा स्क्रीनशॉट, पूरा आना चाहिए, सारे बच्चों के नाम आने चाहिए, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चा। धोखेबाज देव, आने दो इसको जरा, अभी लगाती हूँ इसकी रिमांड। चलिए अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ionoic acid, ठीक है। तो देखो एक ऑप्शन ये दिया है, बी ऑप्शन ये है, और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये है। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? ट्राई करो थोड़ा सा, 2 मिनट 1 सेकेंड। सबसे पहले नाम देखो, नाम में क्या क्या है। देखो आपको ना इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए ज्यादा दिमाग, मैम ये जो पेन वाला आ रहा है इसे हटा दो। तो सबसे पहले बस सिंपल सा दिमाग लगाना, ये देखो कि सबसे पहले 3-ethyl कहाँ पे आ रहा है, कि कौन से स्ट्रक्चर में 3-ethyl है, और कहाँ पे 2-hydroxy है, ठीक है, और 4-methyl। अगर ये तीनों चीज भी मिल गई तो आपका करेक्ट मैम बी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे COOH ग्रुप है, अगर आप ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करोगे 1 2 3, तो यहाँ पे तो 3 पे इथाइल है नहीं, तो बी ऑप्शन तो किसी एंगल से नहीं होगा, ठीक है। अभी और वाले इसको देखो, इसमें 1 2 पे आ रहा है मिथाइल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें ये होगा। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, और 2 पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। उसके बाद 4 पे क्या आ रहा है बच्चा पार्टी, इथाइल, यानी कि मिथाइल एमी, ठीक है। तो आपको तीनों चीज मिल गई। तो अब 3 चीज अगर आपको मिल गई तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, है ना। तो देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं नीट में, मतलब नीट में ना सिंपल आईपैक बहुत कम पूछा जाता है,
लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वो 2-3 ग्रुप एक साथ देके पूछेगा। अब इसमें 4 ग्रुप है एक साथ, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एल्कोहल है, और ईन है, और आयन है। और आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर अभी जो पिछली क्लास ली है सैटरडे को रिवीजन क्लास, उसमें मैंने आपको डबल ग्रुप आईपैक का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, याद है आप लोगों को? या यस मैम। यस ठीक है। तो अभी देखो फिर उसके बाद 3 पे क्या है बच्चा पार्टी? इन, और वाई से पहले ई हमेशा हटा देते हैं, ये मैंने आपको बताया है। फिर 5 पे आपका लग रहा है आयन, और ओएक एसिड लिख रहे हो तो इसलिए यहाँ का भी ई हट जाएगा। तो 5 3 इन 5 आयन ओएक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ए। कोई दिक्कत किसी को? मैम आगे नो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैं अब इसके बाद ना मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाई हूँ स्लाइड में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है ना। तो अभी मैं अब क्वेश्चन में ड्रॉ करूंगी, तब तक आप लोग आंसर समझना। इतने ही क्वेश्चन लिख पाई थी मैं, पता है आपको। क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं ना मुझे आपके हिसाब से कि हमने क्या पढ़ाया बच्चों को, उसके हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करने में टाइम लगता है। तो मैंने क्वेश्चन पेपर पे तो लिख लिए, पेन टैब से यहाँ नहीं लिख पाई थी। तो चलो अभी इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं लिखती हूँ साथ साथ और आप लोग आंसर सोचना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट कर लो, अपनी कॉपी में याद रहेगा, लिखने का भी बहुत बड़ा फायदा है। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया है नीट में, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके टेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो ए ऑप्शन है अमोनिया। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑप्शन बी न्यूक्लियोफाइल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज लगा के, तो शॉर्ट में भी समझ जाओगे ना, यस मैम। टाइम बचाने के लिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे आज के इस क्वेश्चन में जो न्यूक्लियोफाइल को शो नहीं करता। एंड तीसरा है न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन शिकिंग, ठीक है। डी ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। तो देखो बच्चा पार्टी, कल मैंने थोड़ा सा हिंट बताई थी, एक न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन है ना? होगा क्या बेटा? चार्ज। नहीं ये नहीं है, मैम ठीक डी है। ऑप्शन होगा। देखो ये है अमोनिया, और अमोनिया के पास होता है लॉन पेयर। ये हमेशा अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया हमेशा न्यूक्लियोफाइल देता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमेशा, ठीक है, नेगेटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बी ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक लो डेंसिटी साइट्स, और ये भी करेक्ट है ऑप्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, उनको वहां वो चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो उस साइड अटैक करते हैं क्योंकि उनको पॉजिटिव चाहिए, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी सही है। उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स कभी भी लुईस एसिड्स नहीं होते। न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेस, क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ बोलो। मैम न्यूक्लियोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ना, हाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो मैम ऑप्शन सी भी तो गलत होगा मैम, उन्होंने लिखा है नहीं नहीं न्यूक्लियोफाइल्स भाई, न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ये तो न्यूट्रो जो मतलब न्यूक्लियस होते हैं उनको सीकिंग करते हैं। हाँ उनको सीकिंग करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, ठीक है। और ये होते हैं हमेशा बेस, ठीक है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और एसिड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो डोनेट ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ना कहीं पे ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि न्यूक्लियोफाइल आपके बेस होते हैं कि एसिड होते हैं, तो बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमेशा उस स्पीसीज को ढूंढते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, और अमोनिया के पास लोन पेयर चार्ज है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? यस मैम। ये सारे क्वेश्चन लिख लेना, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारे टेस्ट में रिपीट हो जाए क्वेश्चन। अभी मेरे पास टेस्ट पेपर तो नहीं आया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेना। ये देखो मैंने क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया है, लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 5। जो टेस्ट बनेगा उसमें PYQC आएंगे, मतलब PYQC क्या? प्रीवियस ईयर? मतलब मैम जो टेस्ट हाँ। बनेगा उसमें मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डालते हैं या फिर वो लोग अपने हिसाब से नहीं बनाकर नहीं, डालते हैं? वो क्वेश्चन अपने हिसाब से बना के डालते हैं, लेकिन पैटर्न प्रीवियस ईयर का ही होता है। अभी तक आपने जितने भी MCQ टेस्ट दिए नीट के ही हैं वो सारे, तो आपने देखा कि पैटर्न जो था वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ही था, और कुछ क्वेश्चन Yes, ऐसे ma'am. भी थे जो सेम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डिक्टो। मैम आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आई थिंक। अच्छा ठीक है, मैम 6 आएगा, 5 नहीं। 6 है क्वेश्चन नंबर 6। मैं दोनों लिख दूं, 6 भी लिख देती हूँ, 5 भी लिख देती हूँ। मैम 6 है ये। मैम 6 होगा, 5 ठीक है। इससे पहले था। ठीक है ना, यस मैम। तो मतलब जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है नीट का वो वैसा ही आएगा, और जेई मेंस का जो पेपर आएगा वो आपका टफ आएगा। इसका मतलब ये है इस बार आपके 2 पेपर आएंगे, सेम पेपर नहीं मिलेगा अब आपको। जो जेई मेंस के बच्चे हैं उन्हें दूसरा पेपर मिलेगा, और जो नीट के बच्चे हैं उनको दूसरा पेपर मिलेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? क्योंकि दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? और मेरे पास सारे बच्चे नीट के हैं, जेई मेंस का मेरे पास बच्चे नहीं है। तो देखो अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यस मैम। अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन का। ठीक है, कल मैंने कराया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमोंग, कोई बच्चा कुछ कह रहा है चैट सेक्शन में, जेई मेंस का क्या, कि बच्चे ना जरा सी देर भी स्टेबल नहीं होते हैं, क्लास से तुरंत भग जाते हैं। मैम जेई के होंगे? हाँ सुमित, जेई के होंगे क्वेश्चन, 2 पेपर बनेंगे बेटा आपके। ठीक है, जेई मेंस का पेपर अलग बनेगा क्योंकि उसमें 20 MCQ होंगे और तुम्हारे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। शायद वो कैसे होंगे फिर? क्या बेटा? मैम वो कह रहे हैं कि वो जेई का है। अच्छा जेई का है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इस टाइप के सारे क्वेश्चन जेई मेंस में भी आए हैं। ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस का ही है जो मैं करा रही हूँ। मैं मिक्स क्वेश्चन ही कराती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे को पता है इसमें बच्चे ना नीट के भी हैं, जेई मेंस के भी हैं। अमोंग द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स इन। मैम SS भेज दिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम। ठीक है, अभी देखो बेटा, अब इसका क्वेश्चन आप बताना, इसको सोच के आंसर करना। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, चलो तब तक आप बताओ मुझे। मैम वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का। हाँ मैम उसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली राइट। इफेक्ट होता है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। गुड, वेरी गुड। परमानेंट होता है मैम वो। हाँ ये भी कह सकते हैं। और हाइपर कंजुगेशन या तो फ्री रेडिकल की वजह से मेन देखने को मिलेगा। अब देखो ये अगर फ्री रेडिकल लगा हुआ है या प्लस चार्ज लगा हुआ है या कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वही उसी के आस पास के कार्बन को आप अल्फा हाइड्रोजन के लिए देखोगे। ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको। तो ये एज ए मेन ग्रुप की तरह भी काम कर रहा है। पीएच का मतलब समझते हो, फिनाइल, यस मैम। है ना? यस मैम। तो अब आप लोग, मैं ऑप्शन जब तक लिख रही हूँ तब तक अपने दिमाग में सोचो कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ पे है और इधर है एक CH3। देखते मैम ये हैं बीच में आपने क्या करा है? बीच में क्या, ये फर्स्ट है
ये मैम sec- नहीं, सी ऑप्शन में आपने बीच में लाइन खींची है ना, एक बार वो बताना क्या करा है। ये बीच में लाइन खींची है इसलिए स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेट किया है, उस लाइन से कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको वैसे बोलते हैं बाईसाइक्लो, क्योंकि पेपर में ना वो आपकी कैसा भी स्ट्रक्चर दे सकता है, आपको स्ट्रक्चर कैसा भी है उससे मतलब नहीं है, आपको तो अल्फा कार्बन ढूंढना है। ठीक है सैम? सैम ने पूछा था, किसने पूछा था? मैम अलीशा। एलिशा, हाँ एलिशा। तो ठीक है, इसके लिए 3 ही ऑप्शन दिए हैं और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है ना? अब आप इसका आंसर बताओ। जेई में थोड़े ऐसे ही उल्टे सीधे स्ट्रक्चर ज्यादा आते हैं, एक चीज ध्यान रखना, मैम जेई सी होगा इसका जेई शायद। का पैटर्न थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू नीट। बिल्कुल सही आंसर सी होगा। देखो अब कैसे, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है मैं समझा देती हूँ। पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशंस में, ठीक है? तो अब देखो, और दूसरा, अगर कोई फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल या फिर कोई कार्बोकैटायन और या फिर बचा पार्टी कोई भी ग्रुप, ठीक है, इन तीनों को देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन के लिए कंसीडर करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज बड़े क्लियरली देख सकते हो, अगर इस कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन पे एक कार्बन ये है और दूसरा और कार्बन उसकी ये है, वैलेंसी पूरी हो रखी है दोनों की। इसके पास, इस वाले कार्बन के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ठीक है? क्योंकि देखो ये अल्फा कार्बन है आपका और ये भी अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा है नहीं, और फिर ये एक अल्फा कार्बन है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो इस स्ट्रक्चर में तो नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो किसी भी एंगल से होगा ही नहीं, ठीक है क्या? यस मैम। अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज वो पूछ ले, क्लियर कर ले अपने कॉन्सेप्ट को, पता चली यही मैम ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। और मैम रेजोनेंस में थोड़ा मैम एक बार डिफरेंस बता दो मैम, सेम सेम सा हो जाता है कई बार। नहीं बेटा, बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। अगर सेम लग रहा है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट याद नहीं है अनुष्का आपको, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है भाई। रेजोनेंस, रेजोनेंस में डबल रेजोनेंस बॉन्ड में 5 bond बॉन्ड आ जाएंगे ना, हाँ और इसमें रेजोनेंस तो बिल्कुल अलग है भाई, 5 बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसमें 5 बॉन्ड की नहीं होती। रेजोनेंस तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड का, ठीक है? और यहाँ तो हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं है। हाइपर कंजुगेशन किसका ट्रांसफर करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, ठीक है? ये मैंने कल पढ़ाया था। तो ये तो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चा, ये सिग्मा के ऊपर काम करता है, ये पाई के ऊपर काम करता है। दूसरा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों अलग हैं, कॉन्सेप्ट याद रखो। तो अभी बच्चा पार्टी पहले वाले क्वेश्चन में बताओ, समझ में आया ना क्यों वो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है? यस मैम। अब दूसरा ऑप्शन देखो, इस दूसरे ऑप्शन में, मैम ठीक है, यहाँ तो वही अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं। हाँ यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल सही। अब यस देखो मैम, यहाँ पे जब हम इस बनाएंगे के पास जो फिनाइल कार्बन है, इसके पास जो कार्बन है, इन तीनों के पास अल्फा कार्बन है, लेकिन उन अल्फा कार्बन के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं होगा किसी एंगल से। अब इकलौता ये बचता है, कैसे? तो देखो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट बगल में ये कार्बन है और जस्ट बगल में ये वाला कार्बन है। तो बचा पार्टी, अब आप एक चीज बड़े क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे पिंक कलर ले लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। तो अब इस अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल? 2 अल्फा दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना? मैम टोटल इसमें जहाँ पे फ्री रेडिकल होगा मैम उसके साइड वाला अल्फा उसके कार्बन साइड होगा। वाला ही अल्फा होता है, यस, ठीक है? और हमें अल्फा हाइड्रोजन ही देखना है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इन दोनों में तो थे ही नहीं, तो इसीलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक नोटबुक बना लेना टेस्ट से पहले, जो संडे में टेस्ट हो रहा है, जितने जीओसी के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने और जितने आज की क्लास में कराए हैं, उन सबको एक जगह लिख लेना
उतने ही क्वेश्चन रिवाइज करो, उनके कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे तो पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, ऑर्डर याद नहीं है, प्रायोरिटी, तभी ये क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं, बाकी क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। और आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी ना, अभी क्लास में आगे रिवीजन क्लास में 5 से 6 मैं कराऊंगी आइसोमेरिज के क्वेश्चंस, एमसीक्यू। ठीक है क्या बच्चा पार्टी, कैसा लगा क्वेश्चन? यस मैम। बढ़िया लगा क्वेश्चन? यस मैम। बना के छांट छांट के लिखे आपके लिए मैंने क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बना रही, कौन सा था ये? 7 था ना? मैम 8 8 मैम। 8। हाँ क्योंकि मेरा दिमाग तो पढ़ाने में लग रहा है, क्वेश्चन में कम लग रहा है, पढ़ाने में समझाने में। एन इलेक्ट्रोफाइल, ये क्वेश्चन तो जरूरी आता है, ये कई बार नीट में आया है, जेई मेंस में भी आता है, क्योंकि मैंने बताया ना जो पेपर बनता है ना आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से बनता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन इतने इजी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में जिनको देख के दिल खुश हो जाए, आह क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी है। फिर उससे टफ आते हैं, फिर सबसे टफ आते हैं। तो हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में ब्लूम टैक्सोनॉमी फॉलो होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने आपको हमेशा एंट्रेंस के लिए 2 ही बातें बोली हैं। क्या? अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के होने चाहिए, और दूसरा उनके कॉन्सेप्ट और उन क्वेश्चन का पैटर्न आपको याद होना चाहिए। अगर आप इतना कर पाए हर चैप्टर के लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेरी तरफ से तो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करना बेवकूफी है। 10 करो लेकिन सॉलिड करो। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ? यस मैम। तो अभी कमिंग टेस्ट के लिए जितना पढ़ना सॉलिड पढ़ना। जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल, सपोज दैट आपने कमिंग टेस्ट में सिर्फ 3 चैप्टर याद करे, ठीक है, या मान लो जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल आपने सिर्फ 2 चैप्टर याद करे कमिंग टेस्ट के लिए, लेकिन वो इतने सॉलिड होने चाहिए कि उन 2 में से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो हमेशा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस मैम। तो उसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है हमेशा। फिर अब देखो यहाँ पे उसने पूछा है एन इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं और इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। यस मैम। ये मैंने हमेशा बताया आपको, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने। ये क्वेश्चन मैंने पता क्यों दिया था? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चे हमेशा जो इजी और सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना उन्हीं को गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों। मैम आपने बोला इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये रिच कैसे हुए? अरे तो मैंने कहाँ बोला, अभी मैं समझा रही हूँ। मैम समझा अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती तो न्यूक्लियोफाइल होता। मैं समझा रही थी अभी। देखो बच्चे कितने नालायक हैं, भाग गए बच्चे। जब क्लास हुई थी तो 31 बच्चे थे, 32, अभी 27 बच्चे रह गए। तो इससे साफ पता चलता है कि जितने बच्चे स्टेबल होकर पढ़ते हैं उतने ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाकी मैम सब 25 है। टाइम पास करते हैं। वो तो मैं टोटल देख रही हूँ ना, क्योंकि 2 तो एक तो मेरा ही काउंट हो जाता है मीटिंग, फिर होस्ट का हो जाता है, तो मतलब 25 हैं। तो मतलब पहले ना टोटल मुझे भी मिला के 31 थे, 32 जब क्लास शुरू की थी। तो देखो अगर ये क्वेश्चन उल्टा दे दे, वो अगर न्यूक्लियोफाइल के लिए पूछे तो ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अगर डेफिनियंस पूछता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, रिएजेंट के लिए पूछता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होती है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी अगर पूछे, मान लो कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो न्यूक्लियोफाइल के लिए पूछ रहा है लेकिन ऑप्शन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लिखा है, बाकी कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमारे ऑप्शन को सूट नहीं करता, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी कौन सी होती है? न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज लिखा हुआ है तो वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो मतलब ऑर्गेनिक में ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है। मतलब जो भी बताया है ना बेसिक, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, कुछ भी, हर पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो
अगर मान लो डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें चौथा क्वेश्चन और बन सकता है, लुईस बेस। तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये पॉइंट नोट कर लेना घर जाके। लुईस बेस कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, Nucleophiles. ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. मैम क्लियर है। वेल डन। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मेरे पास आप लोग आ जाना 17 मार्च को पेपर खत्म करके, खुद से मैसेज कर देना मुझे, और मैं भी ग्रुप में मैसेज डालूंगी। मैं आपकी 17 तारीख से 18 तारीख से क्लास शुरू कर दूंगी, जो हमने टॉपिक छोड़े लोगे या फिर मतलब बायो वाली मैम या फिर फिजिक्स वाली टीचर्स भी लेंगे? सब अपना अपना लेंगे। मैं अपनी क्लास लूंगी केमिस्ट्री की। मैम क्लासेस होंगी तो मैम टीचर्स तो चेंज नहीं होंगे? नहीं, टीचर क्यों चेंज होंगे? टीचर वही पढ़ाएंगे जो पढ़ाते हैं। मैम देखो फिर तो ठीक है मैम। पहले कह रहे थे ना कि चेंज भी हो सकते हैं। नहीं तो वो तो 1 अप्रैल में जब 12th का बैच स्टार्ट होगा में जब होगा वो पता वो चलेगा। तब का देखेंगे। और लेकिन मैं तो ये डिमांड कर रही हूँ कि मेरे जो टॉपर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, मैं उनके नाम सेलेक्ट करके दूंगी, वो बच्चे मेरे पास ही आए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्च में तो 11th का कराएंगे ना रिवीजन। 11th के वो टॉपिक कवर करेंगे जो 12th में डायरेक्टली आते हैं, तो उसको तो मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे मैं शायद 12th को पढ़ाऊंगी। मामा को हमारे वाले बैच को भी पढ़ाना। हाँ, अगर पढ़ाऊंगी तो तुम्हारे बैच को ही पढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली बात है। या बाकी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। टीचर्स बड़ी मेहनत से मिलते हैं, ऐसे बार बार ये लोग शफल क्यों करते हैं? नहीं बेटा, सफल नहीं करते हैं, एक्चुअल में बच्चों के लिए ही करते हैं ये सब कुछ। एक्चुअल में क्या है ना, मैंने बताया ना, जैसे कि एक टीचर से कनेक्शन हो जाता है वो तो अवंती हो में ही बहुत जाता सारे है। बच्चे पढ़ते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 10,000 के आसपास स्टूडेंट है। तो फिर अब एक सेट ऑफ बैच 11th को ही डील कर सकता है, एक सेट ऑफ बैच एंट्रेंस को डील कर सकता है, एक सेट ऑफ बैच 12th को डील कर सकता है, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। अब मान लो शाम को 4 बजे से हम क्लासेस शुरू करते हैं, तो रात को 11 बजे तक 4-5 क्लास सिर्फ आप ले सकते हो, एक टीचर उससे ज्यादा क्लास नहीं ले सकता। तो हम लोगों की भी मजबूरी है, हम क्या करें, और सारे सब्जेक्ट को फिर मैनेज करना कि मतलब कि एक टीचर को एक ही ये दे दे कि इन बच्चों को 11th 12th आप ही को पढ़ाए, क्योंकि फिर मैम एक तरह से कनेक्शन तो हो ही जाता है ना टीचर्स के साथ। नहीं, वो तो हो जाता है, लेकिन ये है ना कि उसमें भी थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि बच्चे का भी डिपेंड करता है। अभी देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह चल रहा है, क्या होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये क्वेश्चन देखो नीट में आया हुआ है, और बच्चे कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। तो मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, CH2 NH CH3, ऑप्शन बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, एंड ऑप्शन सी CH3 CH ब्रैकेट में NH2 C डबल OH, एंड ऑप्शन डी CH3N CH3 तो देखो बच्चा बाटी, इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा ना? ठीक है, तो बी होगा। बी होगा, बी डबल ऑप्शन बॉन्ड होगा। ठीक है। ये वाला तो कौन सा ग्रुप है? NH किसके अंदर आता है? अमाइन। कौन सा अमाइन है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? मैम सेकेंडरी है। अमाइन है। अब देखो, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इसमें से पूछ ले कि कौन सा सेकेंडरी अमाइन है। ऑर्गेनिक में कोई सर पैर नहीं है, क्वेश्चन किसी भी चीज से पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए। अब ये वाला कौन सा है? प्राइमरी अमाइन है, यस मैम। ठीक है, और ये कौन सा है? टर्शरी अमाइन है, और हमें चाहिए अमाइड, और अमाइड ग्रुप की आइडेंटिटी होती है CONH2, और ये किसका डेरिवेटिव है? एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चंस भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर ये वाला क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं और टेस्ट में क्वेश्चन टफ होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, टेस्ट में कहाँ टफ होते हैं क्वेश्चन। अगर मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन,
टेस्ट के क्वेश्चंस कराऊं बिठा के, तो टेस्ट में कितने इजी क्वेश्चंस आए थे? एक आध क्वेश्चन टफ होता है, 2 या 3 क्वेश्चन टफ होते हैं अलीशा, बाकी सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। तुम लोग पता है गड़बड़ क्यों करते हो? जब सारा सिलेबस मिक्स होके आ जाता है ना, तब आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। बताओ, मैं टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूं अभी आपको? अभी खोलती हूँ तुम्हारा टेस्ट के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल थे। देखो मैं भी बता देती हूँ तुम्हें। आप लोग ना जब एक साथ पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। टेस्ट भी बिल्कुल सिंपल बनता है आपका। हाँ, 2-3 क्वेश्चन टफ होते हैं, तो मैंने आपको बताया वो तो नीट के पेपर में। अभी हमने पूरा सिलेबस पढ़ा भी नहीं है ना। जब पूरा 11th हो जाएगा, पूरा 12th हो जाएगा, तब जाके आप पढ़ोगे सिलेबस को पूरे अच्छे से। जैसे ये था आपका पेपर, मैं खोल दिया पीडीएफ आपका। देखो पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री में, कितना इजी क्वेश्चन था देखो। तो तुम लोगों को कहाँ टफ दिया है टेस्ट? द IUPAC नेम, आप लोग गड़बड़ करके आते हो पेपर में, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंपाउंड। ये क्वेश्चन था। इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया है? ये 4 नंबर हर बच्चे के पूरे हो जाने चाहिए थे, ये दिया है। क्या ये टफ है? नो मैम, ये इजी था। तो वही तो मैं कह रही हूँ, ब्लू टैक्सोनॉमी फॉलो होती है। सम क्वेश्चंस इजी, ठीक है, सम क्वेश्चंस टफ, और 3-4 क्वेश्चन बहुत टफ। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट 2 इन, इसका स्ट्रक्चर बताना था। कितना इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी काफी इजी है, मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। इसमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन है 1 एमिनो इथेनल, इथेनल, ये तो सही है स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो। 2 इथाइल, ठीक है, पेंटेन 2 ऑल। सारे बहम निकाल दो अपने दिल से, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ टेस्ट पेपर थोड़ा सा। उसके बाद था साइक्लो हेक्सेन ओइक एसिड, और यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या बताया था तुम्हें? यस मैम, आपने बताया था साइक्लो में कार्बोक्सिलिक एसिड बताया। कार्बोक्सिलिक लिखते हैं। आप लोग ना एक साथ जब पूरा पेपर देखते हो ना, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रख पाते, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हो और गलत कर देते हो। तो देखो 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 12 नंबर पक्के। अभी अब चौथा क्वेश्चन देख लो आप। चौथा क्वेश्चन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का तो लेकिन कोई क्वेश्चन था ही नहीं। था उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का इसमें तो था। मैम वो फिगर दी थी और पूछा था कि मैम ये कौन कौन से आइसोमर्स बता रहे हैं, तो मैम नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन हमने हटवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन था। मैम ये देखो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये रहा, मैं बता रही हूँ ना कौन सा था। एक क्वेश्चन ये था, इन विच केस फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, किसमें होता है? साइनाइड था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था एल्कोहल, ठीक है। इसमें से ये सारे क्वेश्चन तो मैं तुम्हें स्लाइड में कराई चुकी थी, भले ही दूसरे तरीके से कराए थे या करा दिए थे, लेकिन कराए थे या नहीं। फिर इसका ऑप्शन था अमाइड, फिर उसके बाद था हेलाइड, और मैंने एल्काइल हेलाइड लेके कराया था। हेलाइड इज करेक्ट आंसर। तो 16 नंबर तो तुम्हारे यही पक्के हो गए। अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अगला क्वेश्चन ये था एक आइसोमर्स का, 2 ही तो क्वेश्चन थे आइसोमर्स के सिर्फ। ये था फिनाइल था, CH2 था। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन दिमाग से करोगे तो गलत नहीं होंगे। C13H12, इसमें क्लोरीन लगाना था इसकी जगह पे, और इसके वो बताने थे कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्लोरीन यहाँ अगर लगाओगे तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकते हो, मेटा पे और पैरा पे। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे? 4 बनेंगे, 4 से ज्यादा बनेंगे नहीं। 4 बनेंगे। तो बताओ तुम लोग कितने इजी क्वेश्चन करके आए हो। 5 क्वेश्चन सही हो गए, 20 नंबर कंप्लीट। बेटा बहुत इजी टेस्ट था। केमिस्ट्री में तो ज्यादा गलत गए नहीं, फिजिक्स Which में of मेरे the- सारे गलत गए हैं। ठीक है, फॉलोइंग फिजिक्स का मैंने तो पेपर इस बार अलग ही बनाया था, अलग ही टफ लेवल का। कौन सा वाला? फिजिक्स फिजिक्स की बात नहीं कर रही मैं, तो केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। अब देखो इसमें क्या था, -I इफेक्ट बताना है, CN ट्रिपल बॉन्ड, COOH ऑर्डर, -Br एंड Cl। कितना इजी था। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन इजी है। एक क्वेश्चन था इंडक्टिव इफेक्ट में, आपको बताना था डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, डीलोकेलाइजेशन प्रोटॉन होते हैं,
ठीक है, उसके बाद था मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई, किसमें सबसे ज्यादा होगा, NO2 में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ दी रिप्रेजेंटेड प्लस आई इफेक्ट, ये था। फिर एक क्वेश्चन है आईपैक वाला, ये तुम्हारी डीपीपी में था क्वेश्चन। बेटा मैंने कहा ना आप लोगों को बहुत इजी टेस्ट आया था, डीपीपी में था या नहीं था? यस मैम, ये यस मैम। सब था, तो हो गया था। इतना इजी टेस्ट पेपर था। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये देख लो, मैं मान ही नहीं सकती टेस्ट टफ आ रहा है, तुम लोग ग्रिप नहीं कर पा रहे हो। इतना इजी टेस्ट पेपर आ रहा है फिर भी नंबर नहीं ला पा रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है? कोई था? ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था आपको? यस मैम। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। यस मैम। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये था, अगर इतने आराम से ना 70-60 नंबर हर बच्चा लेके आ सकता था केमिस्ट्री के पेपर में, इस तरीके का क्वेश्चन कराया है मैंने तुम्हारी टेस्ट में। और लो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया है, ये बताओ, मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए, कहाँ टफ था, क्या इसमें कौन सा ऐसा था जो टफ था, बताइए, था कुछ टफ? नो मैम। तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तुम लोग कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रख पाते, जब पेपर एक साथ आता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, फिर तुम्हें याद नहीं रहता कि कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। मैम केमिस्ट्री का तो एग्जाम। बल्कि मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने कराए थे तुम्हें प्रैक्टिस में। यस मैम। कराए थे कि नहीं? ऐसे ही रिडॉक्स का yes, हाल था। अगर अभी रिडॉक्स के पेपर को भी लेके बैठूंगी ना तो तुम्हें सारा पेपर इजी लगेगा। मैंने कहा ना बेटा, आपको एंट्रेंस के लिए ना कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट होता है। जिसने वो काम कर लिया उसे पेपर इजी लगेगा, और जिसने नहीं किया वो टफ लगेगा। ठीक है अलीशा? यस मैम। बहम दूर हुआ तुम्हारा? मैम जैसे आप कराते हो तो हो जाते हैं ना सारे, बट जब उस वक्त करो पता नहीं कहाँ कैसे कैसे गलत हो वो जाता बेटा है। मैं बता रही हूँ ना आपको, हमें ऑर्गेनिक के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जब मैं कराती हूँ तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट आपको याद रहे तो आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब एक साथ तुम बहुत सारा सिलेबस पढ़ते हो ना तो तुम याद नहीं रख पाते हो चीजों को, और जब हम चीजों को याद नहीं रख पाते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पे, ये दिक्कत आती है। फिर मैम टाइम भी सफिशिएंट होता है, और इससे फिर नहीं हो टाइम की पाता भी इतना होती है, तो उसके प्रैक्टिस। लिए तुम्हें प्रैक्टिस की स्पीड भी चाहिए। नीट में यही तो होता है भाई, ये सारे क्वेश्चन। और मैम शुरू भी तो फिजिक्स के ही पेपर से होता है, फिर इसलिए हमें पीछे करना पड़ता है। तो तुम लोग फिजिक्स के पेपर से मत शुरू किया करो ना, केमिस्ट्री से शुरू किया करो। मैम बायो से शुरू करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब नीट का पेपर भी बहुत इजी आता है, और देखा जाए तो जेई का पेपर भी बहुत टफ नहीं आता। जेई का पेपर जो टफ आता है ना वो आता है एडवांस का, एडवांस हालत खराब करता है। लेकिन एडवांस में पहुंचने के लिए पहले आपको जेई मेन निकालना पड़ेगा। लेकिन बच्चे पता है क्यों गड़बड़ करके आते हैं? क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट के जो 40-45 चैप्टर होते हैं उन्हें ध्यान ही नहीं रख पाते, पेपर देते देते भूल जाते हैं, और वहां होता है सिर्फ 3 आवर्स का टाइम, जो इन 3 घंटे में काम कर गया वही सेंसा है। मैं इसीलिए तो कहती हूँ आपसे बार बार 10 क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, अब नए क्वेश्चन मत करो, तब जाके कॉन्सेप्ट याद होंगे तुम्हें। अब देखो यहाँ पे इसमें पूछा है अमोंग द फॉलोइंग ऑफ वन हैविंग लोएस्ट चेन, तो सबसे पहला है आपने लोएस्ट लिखा है लॉन्गेस्ट लिखा है? लॉन्गेस्ट लिखा है, सॉरी, ठीक है। बी ऑप्शन है आइसोपेंटेन, बहुत टफ नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, बस प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चा पार्टी। मिथाइल पेंटेन, मेरे साथ तो बैठ के तुम पूरा पेपर कर दोगे, गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट याद दिला देती हूँ। कॉन्सेप्ट को याद रखना सीखो बस, और वो याद कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक ही चीज को 10-10 बार पढ़ोगे तब याद होती है चीजें। हमने भी पढ़ी है भाई, पता है। तुम एक बार बताओ मुझे जेईई मेंस नीट के क्वेश्चन कैसे याद हैं कि ये क्वेश्चन इस ईयर में आया है, इसमें आया है? क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम मेरे हाथ से 10 या 20 बार निकल गया है। अभी तुमको पढ़ाया, फिर अगले साल मेरे पास नया बैच आ गया तो उनको पढ़ाऊंगी, फिर उससे अगले साल नया बैच आ जाएगा उनको पढ़ाऊंगी। एक ही चीज को हर साल पढ़ाते रहते हैं हम, तो वो चीज रिवाइज होती रहती है, तो तुम्हें भी बार बार एक ही चीज को रिवाइज करना पड़ेगा।
मैम याद लिखने से ज्यादा सुनने से याद हो जाता है। है, सुनने से ज्यादा याद होता है। सुनने से ज्यादा याद होता है, ऐसा नहीं है अमन। लिखने से और सुनने से, पढ़ने से, दोनों से याद होता है अमन। ठीक है, तो चलो अभी इसके क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फटाफट। मैम सी। बिल्कुल सही बात, सी। देखो मैम Yes, स्ट्रक्चर ma'am. बना के देखा था। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। लॉन्गेस्ट चेन इसी में आएगी, इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी नहीं, आइसो में भी नहीं बनेगी, 2 मिथाइल डाई ब्यूटेन में भी नहीं बनेगी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यस मैम। देखो मैं बना के भी दिखा देती हूँ एक बार स्ट्रक्चर। मैम बना लिया। ठीक है, 3 है ना। यस मैम। अब देखो अगला क्वेश्चन, और नीट 2013 का क्वेश्चन है और एक नीट 2017 का क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे आपके लिए कराने के लिए। और देखो जेई मेंस का क्वेश्चन देखो 2013 में आया है, ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में आया है 2013 में। अरेंज, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना क्वेश्चन करने में वो ऑर्गेनिक के ही आता है। फिजिकल के क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आता, उसमें कैलकुलेशन और ये सब। आप लोगों को आता है मजा? मैम बिल्कुल नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा ऑर्गेनिक करने में आता है। मतलब ऑर्गेनिक टफ केमिस्ट्री है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। यस मैम। एसिडिटी, ठीक है। ये आया है आईआईटी जेई में, आपका क्वेश्चन 2013 का है। नीट से थोड़ा सा टफ होता है क्वेश्चन। तो देखो इसमें उसने पूछा क्या है, ये दिए हैं ऑप्शन। यहाँ पे लग रहा है OH, फिर उसने ये ऑप्शन दिया है। यहाँ लग रहा है CH3 OH, ये हो गया फर्स्ट ये हो गया सेकंड। इसके बाद ये हो गया थर्ड फिर ये हो गया फोर्थ। अब देखो तुम लोगों को पता है, जिसको -i + i का ऑर्डर पता है ना, वो इस क्वेश्चन का आराम से जवाब दे देगा। एक बात बताओ, इसने पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। अब सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती है, एक बात बताओ। जो हाइड्रोजन को लॉस करता है ना, ये हमने पढ़ा है। जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को लॉस करता है, ठीक है, वो एसिडिटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। या फिर उनके ऊपर हाइड्रोजन को लॉस करेगा ये, अगर ये सारे स्ट्रक्चर अपने अपने हाइड्रोजन को लॉस करें तो सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये एक एक H को लॉस करते हैं। अब ये जो S को लॉस कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? रिंग गेन करेगी या रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है वो करेंगे? तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा करेक्ट, अगर ये प्रोटॉन यहाँ से निकला तो सबसे पहले NO2 करेगा, क्योंकि NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। हमने -i + i ये सब पढ़ा है ना। उसके बाद कौन सा है बच्चा पार्टी? तो पहले मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग सोचो थोड़ा और। मैंने हिंट दे दी है पूरे क्वेश्चन की। फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड ग्रेटर देन, फोर्थ। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से करना है? आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और ये मैं करा चुकी हूं आपको, सेकंड एंड फोर्थ। तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? बी। बिल्कुल सही आंसर, मैम बी। बिल्कुल सही आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ जेई मेंस के क्वेश्चन भी टफ नहीं आते हैं ज्यादा, थोड़ा सा बस नीट से एडवांस होते हैं। सबसे पेपर टफ आता है एडवांस का। सॉरी मैम नीट बेशक मैम थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि उसमें सीट्स तो कम होती है ना मैम। हाँ, सीट्स कम होती है इसमें, ये मानने वाली बात है। और इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सबसे ज्यादा NO2 गेन करेगा,
फिर उसके बाद क्लोरीन करेगा, अरे यहाँ पे Cl भी लगा था, सॉरी, फिर ये क्लोरीन करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, OCH3 करेगा, फिर ये करेगा, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन सबसे कम करेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यस मैम। यस मैम। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम एक मिनट स्लाइड दिखा दो। स्लाइड दिखा दें, देखो ओके मैम, हो गया। एक, ओके गुड। मैम जो आपने इसमें सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हाँ। आपने CH3 लिखा है, तो उसके तो फिर 6 वैलेंसी हो गए, CH होगा ना वो। CH3 हो गए, तो 6 वैलेंसी क्यों हो गए, एक ये और 3 ये, 4 ही तो हुए। सेम यहाँ पे तो कार्बन अलग है ना, यस मैम। भूल गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही ऐसी, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with respect to minus I effect of the substituent R equal to alkyl। ठीक है, आप लोग हो यहाँ पे क्लास में? यस मैम। यस मैम। गुड। तुम लोग नहीं हो, आवाज नहीं आती ना, तो मुझे मजा नहीं आता क्लास में। मैम लिख रहे। मैम जी। तो देखो ए ऑप्शन ये हो गया, एंड बी ऑप्शन हो गया आपका -NR2 लेस देन OR लेस देन F। फिर ऑप्शन सी NH2 greater than OR and F, and option D NR2 less than OR and greater than F। बताओ मैम सी होगा इसका। एक मैम बार, सी। एक बार दोबारा देख लो सैम। मैम मैं अलीशा हूँ। हाँ एलिसा बोलो, एलिसा एक बार दोबारा मैम देख। सैम छुट्टी पे है। सैम छुट्टी पर है? यस मैम, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, तुम्हारे सैम तुम्हारे घर के पास ही रहती है क्या मन? नो नो मैम। अच्छा ओके, पता नहीं, उसका मैसेज नहीं आया, मैम डी है शायद। तो हो सकता है मैम मैसेज इसका आए। डी होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट एंड आर एल्काइल, इसके रेस्पेक्ट में देना है, ठीक है। तो देखो एफ क्या है, हेलोजन है, मैम हेलोजन, मैथली बट आपने बीच में साइन नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा? ये वाला साइन लगेगा। अच्छा वो मैंने लगाया नहीं है, तो सबसे ज्यादा इसलिए ये, मैम वो नहीं लगा। फिर ये और फिर ये, ठीक है। और NR2 ग्रुप कम देता है, NH2 ज्यादा देता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट लोन पेयर है, यहाँ 2 R आ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और ज्यादा नाइट्रोजन खींचेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अभी समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ये तो ऑर्डर से ही क्वेश्चन है ना, मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो ऑर्डर से ही है, ये जो ऑर्डर मैंने लिखवाया था ना, उसी ऑर्डर से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माइनस आई पूछा है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसमें होगा, एफ में, फिर उसके बाद OR में, और फिर NH2 में। यस मैम आ गया। NH2 से पूछा है ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है नीट 2017 में, इसमें स्टेटमेंट पूछा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ये इसमें कहानी ज्यादा लंबी लिखनी पड़ेगी, लेकिन नीट का क्वेश्चन है 2017 का, तो इसलिए मैं इसे करा रही हूँ। स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज,
कौन सा है? ये दिया है इसने, इलेक्ट्रोफाइल फाइल इज a negatively charged, 2017 में आया है नीट में, ठीक है। स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय accepting a pair of electron from another electrophile, ठीक है। बी ऑप्शन, electrophile can either be neutral or positive charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons। इसमें से मैं 2 ही ऑप्शन दूंगी, इन दोनों में से कोई आंसर है, क्योंकि बाकी के 2 ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं ऐसे ही। मैम बी मैम ये होगा इसका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है 2017 में नीट में। मतलब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बेसिकली। मैम बट जैसे कि इसमें लिखा है एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट करेगा तो इसमें प्लस चार्ज थोड़ी आएगा। नहीं, देखो ना, इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोफाइल अभी तुमने न्यूट्रल वाले पढ़े नहीं है ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अभी पढ़ाया नहीं है मैंने। और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। सही तो है? कंफ्यूजन हो रही है कि इस पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा, बट एक्सेप्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल तो फिर पॉजिटिव है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये तुम्हें ना थोड़ा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ना पड़ेगा। उसने उसे कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा, ठीक है, वो एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव में और जब न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रल में कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, तो वो क्या करती है, ऐसी स्पीसीज से जुड़ती है जहां पे कि उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो भी पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा सा मतलब तुम्हें और अच्छे से पढ़ाना है। ये मैं पहले क्वेश्चन कराना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा करा देती हूँ, बाद में तो पढ़ना ही है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी ना 3 टाइप के होते हैं तुम्हारे, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और आपका वो एबिडेंटिक भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये। तो अभी ये पढ़ोगे जब हम दोबारा से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? ओके मैम। एलिसा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आवाज बड़ी धीरे आ रही है तुम्हारी। मैम थोड़ा गला बैठा हुआ है ना, इसलिए। स्टीम लो, स्टीम, गला स्टीम लेने से ही ठीक होता है। मैम नहीं होता, मेरा भी बैठा है। क्यों नहीं होता? वो कैप्सूल डाल के स्टीम लो और गार्गिल करो। नमक के पानी से गार्गल कर लो एक आध बार। हाँ, नमक के पानी से गार्गिल करो और स्टीम डाल के, ठीक है, वो कैप्सूल जो आता है ग्रीन वाला, उसे डाल के उसको स्टीम लो। 1-2 बार लेना पड़ेगा। देसी नुस्खे थोड़ा धीरे काम करते हैं, इंस्टेंट काम नहीं करते। दादी वाले
इससे शायद आपको मैंने तो बार-बार पूरा मेरी आवाज एक सैम की मैंने लग तो रही है। पूरा क्या कह रहे हो सैम? मैम इसलिए आपको आज मेरी आवाज बार-बार सैम की लग रही है। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पा रही हूँ, सैम बोलती है ना ऐसे। तो और पता है दूसरी बात ये है कि जब मेरा गला खराब हुआ था ना, तो तुम लोगों को याद होगा मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती थी। यस मैम, पता है, मुझे पता है। तो मैं तो 1-1.5 हफ्ते तक स्टीम लिया था और निमोलाइजर लिया था, और दिन में 2 बार, तब जाके ठीक हुआ है मेरा गला। मैं अपनी रियल आवाज भूल गई थी। मुझे तो कभी कभी ये लगता था, मैंने कहा मेरी आवाज कहीं ऐसी तो नहीं हो गई है परमानेंट। मैम फिजिक्स के मैम- सर को भी टॉन्सन हो रहे हैं मैम, वो भी क्लास नहीं ले पा रहे अभी। उनसे भी बोलो कि गार्गिल करें और मैम, स्टीम लें, निमोलाइजर। मैम वो तो तक नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट होगा, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। यस मैम, वो 2 तारीख तक क्लास नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, वो उनका मैसेज मैंने पढ़ा तो था फिजिक्स वाले सर का। यस मैम। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन ना मैं एक बार और भी करा चुकी हूँ आप लोगों मैम को। डी होगा इसका। याद डी होगा। मैम डी। देखो, डी। आप जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही थी, ठीक है, जब मैं ऑर्गेनिक आप लोगों को पढ़ा रही थी ना, तब ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको क्लास में, और आज सेम क्वेश्चन रिपीट किया है और आप लोगों ने आंसर गलत बताया। मैम तो डी देखो, होगा इसका। मैम ए। होगा। सी होगा। डी कौन बोल रहा था? मैम मैंने बोला था मैम डी होगा ना, इसका स्ट्रक्चर यस, खोलेंगे सी होगा। ठीक है, ये देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आपका क्या है, दोनों तरफ ला हुआ है, तो ये टर्सरी में चला गया, टर्सरी ब्यूटाइल है। मैम आपने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन सेम कराया था, हाँ, तब भी गलत बोला था। तब भी मैंने कराया था, और ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ ना, तो मतलब कॉन्सेप्ट याद नहीं रखते हो। और ये आपका क्या हो गया, ये सेकंड लास्ट में मिथाइल लगा हुआ है, तो ये आइसो हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, आइसो ब्यूटाइल पूछा है, तो 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन स्लाइड दिखाना। नीट जो डी होगा ये आइसोप्रोपाइल होगा। ब्यूटाइल होगा बेटा, प्रोपाइल कहाँ होगा? टोटल मैम नंबर कार्बन बैठ रहे हैं ना फिर वो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, तो ब्यूटाइल ही तो होगा। मैम डी। डी ऑप्शन तो आइसोब्यूटाइल होगा। तो मैम आइसोब्यूटाइल तो पूछा है मैम इसमें। आइसोब्यूटाइल मैम इसमें आइसोब्यूटाइल ही तो पूछा है। मैम ये आइसोप्रोपाइल अच्छा, होगा ना। एक मिनट, तो यहाँ एक डंडा और लगा दो। ठीक है, अभी मैम ठीक है। जैसे आपने सी वाला कराया, ये तो फिर प्रोप होगा ना। नहीं बेटा, आइसोब्यूटाइल है, और भी जुड़ आइसोब्यूटाइल है। अगर इस चेन को आप लंबा कर दोगे तो सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, और यहाँ पे ये डंडा लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन को कम कर रहा है, तो ब्यूटाइल हो गया। अच्छा मैम, ये डंडा जो लगा है ये हाँ, और एक और चीज इसमें, इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो। देखो, ये वाला रूल मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देती हूँ। आप देखो, ये आइसो क्यों नहीं है, ये आइसो ब्यूटेन होगा, क्योंकि दैट वाज द रीजन। यहाँ CH3 है। एल्काइल कब बनता है? जब एल्केन से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, तब आइल में कन्वर्ट होती है कोई भी चीज। ठीक है, तो ये आइसो ब्यूटेन है और ये आइसो ब्यूटाइल है, इसलिए यहाँ ये लगा हुआ है और यहाँ CH3, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बट आपने जैसे इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की ली है, तो 3 कार्बन तो प्रोप में आता है। लेकिन हमने लॉन्गेस्ट चेन कहाँ ली है? हम तो सेकंड लास्ट पे मिथाइल देख रहे हैं सिर्फ, तो काउंटिंग के लिए तो सेकंड लास्ट पे मिथाइल यही लग रहा है ना, ये दिखाया है उसमें। ओके मैम। ठीक है, मैम जो आइसो वाले होते हैं उसमें मैम मिथाइल इथाइल होते हैं, मतलब हाँ, आइसो में मतलब ब्यूटाइल, अगर एक हाइड्रोजन को वो कम कर देगा तो ब्यूटाइल प्रोपाइल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो एल्केन के लिए पूछ रहा है तो एल्केन के लिए हाइड्रोजन को कम नहीं करेगा, तो फिर आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, इस तरीके से बनेगा। यहाँ वो आइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आइल में चला गया आपका CH2। अब देखो एक और क्वेश्चन लास्ट, अब इतना ही कराऊंगी आज, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी मीटिंग भी है। अब मैं 3:30 से मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, और आप लोग ना शाम वाले बैच में आ जाना, अगर आ सकते हो तो।
मैम मैसेज डाल दिया हमने आपको, मैम लिंक सेंड कर देना। ठीक है, मैं लिंक तुम्हें भेज दूंगी क्योंकि मैम जो आपको क्लास कराओगे वो आप लिंक पे भी तो डालोगे, मतलब हाँ लिंक पे भी डालूंगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैम रहेगी। उसके नोट्स से ही कर लेंगे अगर हो ठीक है। सका तो, वो नहीं, जल्दी नहीं, भी हो ठीक है, ठीक जाएगा। है, ठीक है, आप लोग जैसे मर्जी कर लेना, रिकॉर्डिंग भी तो रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग कल अपडेट हो जाएगी। मैम ग्रुप 26 में डाल देना। ठीक है, ठीक है, मैं डाल दूंगी। एक काम मैम करूंगी, मैं उस प्रैक्टिस बैच की रिवीजन की चारों बैचेस में डाल दूंगी। यस मैम। ओके मैम। ओके ठीक है, मैम। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को और भी ओके क्लासेस मैम। हैं। आप कितनी क्लास करोगे, आप भी थक जाओगे, इसको रिवाइज कर मैम लेना। फिर ये भी है ना, रिकॉर्डिंग से करेंगे तो जल्दी जल्दी भी थोड़ा हो जाएगा उतारते हुए। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज मैं वहां पे यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगी वहां पे, तो आपके मतलब खूब सारा प्रैक्टिस हो जाएगा जीओसी का। और मुझे लगता है इतना प्रैक्टिस पूरा होल जीओसी का बहुत है, बस आप याद रखने वाली बात है अब कॉन्सेप्ट को बस। मैम जैसे हमारा 26 ग्रुप अरे है, यार, अगर हमारी मैंने ये तो क्वेश्चन उसी दोबारा में लिख दिया है बेटा, इसको कंसीडर मत करना, दोबारा से लिख रही हूँ दूसरा। हाँ, क्या कह रहे थे, मैम बोलो। हम कह रहे हैं हमारा 26 ग्रुप है और हम हमारी तो आज वैसे भी क्लास है, तो हम ज्वाइन ना करें 5 से 6 बजे वाली क्लास। नहीं, फिर क्या करोगे ज्वाइन करके? उन दोनों बैच, वो मेरे रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच में तो सेम ही टॉपिक रहेगा। ओके मैम, तो हम अपनी उसमें भी क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगे। कराऊंगी और इसमें भी, उसमें थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, जैसे कि क्लास तो आइसोमेरिक 7 बजे है। 7 बजे नहीं है बेटा, 5 से 6 है और फिर 9:30 से 10:30 है। हाइड्रोकार्बन कराओगे ना शाम वाले बैच में? मैम नहीं नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं करा रही हूँ आयुष, हाइड्रोकार्बन शुरू नहीं करा रही हूँ, क्योंकि फिर दो बैच मेरे पीछे चल रहे हैं, दो बैच आगे चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज वाली क्लास में भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन हाइड्रोकार्बन कल से शुरू करूंगी, क्योंकि कल मेरे चारों बैचेस आ जाएंगे। आज नहीं कराऊंगी हाइड्रोकार्बन किसी में भी। आज की आपके साथ हमारी क्लास है आपके साथ? हाँ, तो नहीं नहीं, आज है 26 और आज नहीं। 40, बैच नंबर 40 और 26 के साथ क्लास है आज ओके मेरी। मैम। ओके मैम। मैम मैं लेट आई थी क्लास में बहुत। कोई बात नहीं, जिनके क्लास छूट गई है वो रिकॉर्डिंग देख लेना। यस मैम, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था। ठीक है, लेकिन अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो कल मिलेगी, क्योंकि आज मैं लिंक अपडेट करूंगी तब वो यूट्यूब पे अपलोड होती है एक दिन के बाद। ओके मैम, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। मुझे लगता है पहले क्लास में आयुष भी नहीं था, या आयुष भी तो अभी आया है शायद। आयुष, आप अभी आए हो? मैम आकाश आया है। अच्छा, आकाश, ओके। नहीं है। मैम मैं बाहर गया था, मैं क्लास का पता ही नहीं चला। अच्छा, बेचारे बच्चे मैम क्या आप ही करें। रिकॉर्डिंग डाल दें। मैंने तो 1 घंटे पहले मैसेज कर दिया था क्लास का। भाई फोन तो लेके गया होगा। 1 घंटे पहले ही किया था, इसलिए ताकि बच्चे इधर उधर हो तो देख ले मैसेज। तो देखो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पे क्या लगा हुआ है? कीटो, और एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन से ऊपर होता है, तो प्रायोरिटी इसको देंगे। और 2 मिथाइल, फिर हेक्स, 4 इन अल। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2017 का। तो आई होप हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, 12 से 13 14 क्वेश्चन किए होंगे आज की क्लास में, शायद 15। और 15 क्वेश्चन ये हो गए, और शायद 20-21 क्वेश्चन मैंने लास्ट जीओसी के कराए थे, और उससे पहले कितने क्वेश्चन कराए हैं। तो देखा जाए तो तुम्हारे पास 100 से ऊपर क्वेश्चन है जीओसी के, और डीपीपी यूपीपी सबको मिला के। मैम यस मैम। हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है। इतना बहुत है आपके लिए। हाँ बोलो जागृति, क्या समझ नहीं आ रहा? मैम इसमें 2 मिथाइल हमें समझ नहीं आ रहा, मिथाइल कहाँ पर है? 2 मिथाइल मिथाइल समझ नहीं आ रहा? यस मैम, मिथाइल समझ नहीं आ रहा। मिथाइल कहाँ लगा है? तुम जागृति मेरे बेसिक लेक्चर की वीडियो जाके देखो, ठीक है? मैम मैंने आपके लेक्चर्स की वीडियो देख रहे थे, लेकिन मैम एक बार आप इसमें बता दो हाँ, मिथाइल बता कहाँ पर है? तो हाँ, मिथाइल बता देती हूँ मैं मुझे भी है कुछ। बता रही हूँ। मिथाइल और इथाइल का क्या चक्कर होता है, ये ध्यान रखो। मैम इसमें आपने ये टू लिखा है, इसमें बीच में आपने गैप छोड़ा है। कहाँ पे? कुछ लिखा नहीं है। कहाँ पे? मैम ये 2 लिखा है आपने, कृष्णा भूल गए 1 2 और 3। कहाँ लिखा है मैंने 2?
मैम ये यहाँ नंबरिंग, यस मैम। नहीं, गैप नहीं छोड़ा है ये, इसके बाद ये एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद सीधे कार्बन यहीं पर है इस जगह पे, तो इसलिए 2, 3, 4 एंड 5 गैप फिर नहीं मैम है। यहाँ पे मिथाइल तो लगा ही नहीं है 2 पे। अच्छा, मिथाइल नहीं लगा? मैम 2 पे तो मिथाइल है भी मैम नहीं। वही तो बोल रहे हैं, मैम नहीं लगा। हम तो यही कह रहे हैं। लो लगा दिया, देखते नहीं हो ठीक से, लगा तो है। यस मैम लगा हुआ है। मैम नहीं लगा था। नहीं लगा हुआ था, लगा हुआ था। ये हमारी मिस्टेक थी। अब देखो, मिथाइल इथाइल का चक्कर देख लो पहले आप क्या होता है। एल्केन से हम रूट नेम बनाते हैं, CnH2n+2 फॉर्मूला लगाते हैं, तो अगर n=1 रखते हो इस फॉर्मूले में, तो पहला फॉर्मूला बनेगा CH4। ये मैंने सब बेसिक कराया था आपको स्टार्टिंग मैम। में, C×1 H2 ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी एल्केन ले लो, मान लो आपने मीथेन ले लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन एन को हटा दो पहले इसके नाम में से, क्योंकि इसका नाम लिखोगे आप मीथेन, ठीक है, यहाँ से एन रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो और प्लस YL कर दो, तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, नाम में से एन हटाओगे YL लगाओगे तो बन जाएगा मिथाइल, ठीक है। अब आप ऐसे ही किसी में से भी कर लो, ये हो गया इथेन, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एन हटा दो इसके नाम से, YL लगा दो, तो ये बन जाएगा C2H5, बन गया इथाइल। अगर आपको लेना है C3H8, ये होता है प्रोपेन, ठीक है, बना के देख लेना घर पे, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करोगे 7 हो जाएगा, बन जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। यस मैम। वो क्या कहते हैं, जागृति और किसको दिक्कत थी? तो बेसिक लेक्चर्स है ना जो मेरे, उनको ध्यान रखो, ऑर्गेनिक के लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। इथाइल कब बनेगा? हमें मिथाइल में ये वाली इथाइल पीछे जो स्ट्रक्चर था ना उसके अंदर मिथाइल की कह रहे थे हम। अच्छा कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर में मिथाइल देखना है मैम स्ट्रक्चर में ना, पीछे वाली स्ट्रक्चर में मिथाइल नहीं था, हम उस मिथाइल की बात कर रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, तो समझा दिया मैंने, और क्या है, भलाई हो गया आपका। पक्का हो गया, अब आपने समझा दिया। इथाइल इथाइल में डबल बॉन्ड तो क्या नाम होगा? इथाइल में डबल बॉन्ड होगा तो नाम क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड आता है तो होता है इथीन, यानी कि आप लिखते हो ना एल्केन, एल्केन में से एन को हटा के इन लगा देते हो डबल बॉन्ड में तो एल्कीन हो गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देते हो तो एल्काइन हो जाता है। नो मैम ऐसे नहीं, जब ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हो। ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो मतलब कैसे लगा हो, मुझे समझ नहीं आ रहा ना। मैम जैसे यहाँ वो पे बन जाता है ना, मिथाइल इथाइनाइल वगैरह बन जाता है। इथाइन आइन, आइन कहाँ बनता है? मैम इथाइनाइल। इथाइन आइन, अच्छा तो मैंने एक एग्जांपल कराया तो है ऐसा, ये देखो मैंने अभी कराया। आकाश तुम लेट आए हो, मैंने इसमें क्वेश्चन कराया है उस टाइप का, दिखाती हूँ अभी तुम्हें। ये रहा, हाँ मैम यही वाला। ये है ना, देखो यहाँ पे हमने नंबरिंग करी, यहाँ 3 ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ मैंने नंबरिंग करी ग्रुप की तरफ से, क्योंकि हमारा डबल ग्रुप में COOH ग्रुप सबसे ऊपर आता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे 2 पे अब हम लिखेंगे किस पहले प्रीफिक्स को, तो 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो हमने सबसे पहले लेकिन ब्रांच चेन लिखनी है। 3 पे उससे पहले इथाइल भी आ रहा है, और अल्फाबेटिकल पहले ब्रांच चेन लिखी जाती है, तो ये तो बन गया हमारा इथाइल, 3 इथाइल, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया, फिर तुम्हारा 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ये खत्म हो गया। फिर जो रूट नेम के साथ, डबल बॉन्ड हमेशा रूट नेम के साथ आता है, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, और फिर तुमने लिखा इन, क्योंकि Y से पहले E हट जाता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 5 है, तो आपने लिखा YN। अब O से पहले भी E आता है तो वो भी हट जाता है, तो इसलिए हमने लिखा YN, और फिर सफिक्स के साथ में क्या लिखा, ओइक एसिड। यस मैम आ जाता है। यस मैम। तो चलो अभी मैं फिलहाल ये सेशन क्लोज करती हूँ, मीटिंग ज्वाइन कर लूँ जरा, क्योंकि आपके काम से रिलेटेड ही मीटिंग है आज की हमारी। ओके मैम। मैम अभी की ऐसा नहीं है। है थैंक यू मैम।